बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू एनी ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 7 अक्टूबर 2025। ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है। ठीक है जी, ये वाला। तो इसके ये जो तीनों एडिटोरियल्स हैं 1, 2 एंड 3 इनका करेंगे हम लोग एनालिसिस। बाकी बेटा जो ओपिनियंस वाला सेक्शन है इन द सेम फैशन उसका लेक्चर भी डिलीवर किया जाएगा जिसके अंदर हम लोग 4 ओपिनियंस का एनालिसिस करेंगे। तो ये जो ओपिनियन वाला सेक्शन है इसके लेक्चर के लिए आप लोग ये फोकल पर्सन का नंबर है उससे रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है जी। तो चलें जी, हम लोग अब क्या करते हैं, ओपिनियंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है एडिटोरियल्स को रेगुलेटरी लैप्सेस। अब आपने इसको गौर से सुनना है ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली समझ आ सके कि बात क्या है। पहले मैं आपको इसका क्रक्स समझा देता हूं कि इसकी आखिर बात क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बिजली के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि देखना हम इसके अंदर सारे का सारा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब होना तो ये चाहिए ना कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लोग इसको एंड पर अपने एसेस को डिस्कस करेंगे तो वो वाले ऐसे जो एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड हैं या पावर से रिलेटेड हैं उनके अंदर ये डाटा इस्तेमाल होगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी पावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो डाटा पावर के अंदर ही इस्तेमाल होगा, एनर्जी क्राइसिस के ऐसे के अंदर ही इस्तेमाल होगा। बात ये नहीं होती कि आप पढ़ क्या रहे हैं, बात ये होती है कि उस पढ़ने के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है। और वो मेन पॉइंट बेसिकली आप लोग फिर इस्तेमाल करते हैं अपने ऐसे के अंदर और अपने उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए फिर एज एन एग्जाम्पल आप लोग एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने इस एडिटोरियल के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। बहरहाल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में राइटर ने लिखा है। लिखा क्या है? लिखा उसने ये है कि जनाबे लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है 215 मिलियन रुपीस, 215 मिलियन रुपीस जो है वो उसका बर्डन जो है वो टैरिफ की शक्ल में या एक्स्ट्रा टैक्स की शक्ल में लोगों को अदा करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 215 मिलियन रुपीस आया कहां से, बात ये है। तो ये 250 मिलियन रुपीस जो है ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा टैक्स आपके ऊपर लग कर आएगा और लोगों को पे करना पड़ेगा, ये रेगुलेटरी फेलियर है। अब रेगुलेटरी फेलियर किसका है? जो इसको रन कर रहा है बिजली को। कौन रन कर रहा है बिजली को? नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। अब इन दोनों की एक मिस्टेक है, इन दोनों ने एक मिस्टेक की है। उस मिस्टेक का रिजल्ट है कि 250 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान ये लोग क्या कर रहे हैं, आम जो सिटीजन हैं उनके ऊपर डालने लगे हैं कि भाई तुम लोग पे कर दो। एंड इट इज नॉट फर्स्ट टाइम कि इनकी गलतियां लोग जो है भुगताते हैं। तो किस तरीके से ये गलती हुई और इन्हें किसको कहना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं कहा, और ये लोगों से ये बिजली के पैसे एक्स्ट्रा लेकर इसको पूरा करेंगे नुकसान को। और उसका नुकसान क्या होगा? पाकिस्तान को ये 215 मिलियन रुपीस का नुकसान नहीं ये होगा, इससे बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बिलीव नहीं रहेगा। किसका? जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी मुल्क के अंदर। तो ये सारी स्टोरी जो है बेटा इसके अंदर है कि इनका जो रेगुलेटरी फेलियर था या गवर्नेंस फेलियर था उसकी वजह से 215 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ और वो नुकसान ये कंज्यूमर के ऊपर डाल रहे हैं कि तुम लोग पे कर दो। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोरी जो है खोलने से पहले कि ये किस तरह से ये कि नुकसान कैसे हुआ
और क्यों लोगों पे डाला, जिसने नुकसान किया उससे क्यों नहीं ये पैसे लिए। तो इससे पहले, क्योंकि जो नुकसान इस पूरी गेम के अंदर मेन प्लेयर हैं उनका पता होना चाहिए। तो मेन प्लेयर में पहली है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और दूसरी है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर आगे जी भी लिखा होगा एडिटोरियल के अंदर, गारंटीड का लफ्ज होता है ये। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं पहले इनका आप समझ लें। तो पहले इसका मैं बता देता हूँ बेटा। देखें, आप लोगों की एक जैसे मुख्तलिफ सप्लाई की कंपनियां बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। लाहौर वालों की लेस्को है, फैसलाबाद वालों की फेस्को है, गुजरा वालों की जेस्को है। इस तरीके के नाम से तकरीबन 12 से 14, 12, 13 या 11 के करीब जो है पावर सप्लाई की कंपनियां बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये फिर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो बेसिकली जो नेपरा है ये मेन है, ये जितना भी जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम है उसकी ये मेन है। यही लाइसेंस देती है किसी कंपनी को कि जैसे लेस्को है, पेस्को है, टेस्को है, वट जो भी है। ठीक है, इन सब को जो लाइसेंस देती है वो नेपरा देती है। नेपरा ही लाइसेंस देती है, नेपरा ही सारा कुछ चेक करती है, सारा मेंटेन करती है। अगर कोई कंपनी लोगों को ज़्यादा यूनिट डाल रही है तो नेपरा ही उससे पूछती है, से सारे काम नेपरा ही करती है। अब जिस तरीके से नेपरा के अंदर लेस्को, टेस्को, मैस्को है ना, मुख्तलिफ जो मैंने नाम बोले हैं, जो पावर सप्लाई की कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, इसी तरीके से एक सीपीपीए भी है। अब सीपीपीए जो है ये भी इसकी समझ लें एक विंग है, एक ब्रांच है, वट जो भी आपने समझना, इसकी सबऑर्डिनेट है जो इसके रूल्स के तहत काम करती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पावर को परचेज करना। ठीक है, जैसे कि आईपीपीज जो है पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बिजली बनाते हैं, उनसे बिजली कौन खरीदता है? पाकिस्तान। कौन? नेपरा खरीदती है। अब उससे बिजली खरीदने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सीपीपीए जो है वो डिफाइन करता है। और उसके बाद पावर्स ली जाती है और उसके बाद वो पावर्स किसको दी जाती है? लेस्को वालों को। लेस्को वाले अगर लोगों को देते हैं और फिर आगे काम चलता है। अब ये दोनों आपको पॉइंट समझ आ गए कि ये कौन है और ये कौन है। ठीक है, बाकी अगर आपने ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या, जो मैंने बातों में बता दिया। और ये दोनों इस तरह से अगर आप देखें, इस तरह के जो नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, तो ये इसको लिख रहा है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर वाले, किसको लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को। ठीक है ना, यहाँ पर गारंटीड लिमिटेड आ रहा है। ठीक है, कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं। अब ये वाली जो है ये आपको समझ नहीं आएगी, ये बस मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि आपको एक और पॉइंट बताना चाह रहा था, लेकिन वो यहाँ पर है भी नहीं, इसको आप स्किप कर देते हैं। बाकी ये हल्का सा आपको मैंने दिखाया है कि पाकिस्तान में बिजली बनती कैसे है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन बात की तरफ। ठीक है, ऊपर वाले दो मैंने आपको बता दिए। अब हुआ क्या है, कोर इशू क्या है? ठीक है ना, कोर इशू बेसिकली यही है कि रेगुलेटरी फेलियर हुआ है, 215 मिलियन का जो बर्डन है इलेक्ट्रिक कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया गया है। ठीक है ना, और इससे पता चलता है कि हो वीक ओवरसाइड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नेंस फ्यूल पाकिस्तान पावर सेक्टर क्राइसिस। आज मेन बात की तरफ। मेन बात की यह है कि 215 मिलियन रुपीस जो एक्स्ट्रा जो हैं वो देने पड़ेंगे उनको। अब हर दफ़ा जब बिजली महंगी होती है तो उसकी रीज़न बताते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल महंगा हो गया है, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो नीचे चली गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बिजली महंगी होगी, और वो क्यों होगी? वो रेगुलेटरी फेलियर की वजह से। किसका? नेपरा का और इसका। ठीक है ना, अब ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है ना, अब ये इसलिए ऐसा हुआ है कि इन दोनों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अब इन कौन सा काम ठीक से नहीं किया वो बताते हैं आपको। हुआ इस तरह के साहिवाल पावर प्लांट का जो केस है, वहां से ये सारा प्रॉब्लम पैदा होता है। साहिवाल के अंदर जो पावर प्लांट है वो चलता है कोयले से, वहां से बिजली बनाई जाती है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जिन्होंने कोयला आप इनको प्रोवाइड करना था बिजली बनाने के लिए, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया है। फोर्स मेजोर, ये वर्ड है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, इसकी वजह से अब उसका रिजल्ट ये निकला कि अब जो वहाँ पर हम लोग बना रहे थे, तो हमें एकदम से जब कोयले की ज़रूरत पड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए, तो हमें महंगा कोयला ख़रीदना पड़ा या महंगी चीज़ खरीदनी पड़ी ताकि हम वहाँ से एनर्जी बना सकें। जिसकी वजह से वो जो महंगाई थी उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़े वो 215 मिलियन रुपीस थे। आज समझ आ रही कि पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा साइन था, वो हमें कोयला प्रोवाइड कर रहा था, हम बिजली बना रहे थे, एकदम से वो कैंसिल हो गया और उसके बाद जो है हमें
बंद तो थोड़ा करना था हमने, फिर एकदम से जिस तरह मार्केट में होता है जब डिमांड एंड सप्लाई एकदम से आपने चीज़ मंगाई तो उसने अगले बंदे ने महंगी दी, और जो वो महंगी आई वो 215 मिलियन रुपीज़ महंगी आ गई, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये सारे पैसे जो हैं वो आपके ऊपर उन्होंने डाल दिए। अब उन्होंने जो कैंसिल किया वो किया फोर्स मेजोर। अब फोर्स मेजोर क्या कहता है? फोर्स मेजोर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा एक प्रोविजन होती है। जैसे अगर हम लोग भी अभी एक समझ लें कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पैनी ग्रेविटी को लेकर मुख्तलिफ टीचर्स हैं उसके अंदर काम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि उसमें ये होता है कि ये कब अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर जंग लग जाती है, हालात तो ऐसे नहीं रहते, कोई ऐसी कह लो कि अनयूजुअल चीज़ें हो जाती हैं, कोई डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होती है, वो प्रोविज़न होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि दोनों पार्टी जो है वो उनकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। तो साहिवाल वालों पावर प्लांट जिस कंपनी के साथ था उसने एक रीज़न पेश की, और असल रीज़न कुछ और थी, लेकिन ये वाली रीज़न देकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या करवा लिया, कैंसिल करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आगे इस फेलियर की अकाउंटेबिलिटी में बाद में जाता हूँ। करवाया कैसे उन्होंने? उन्होंने कहा जी साउथ अफ्रीका के जो रिचर्ड बे टर्मिनल है, वहाँ पर कंजेशन हो गई। कंजेशन होती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाना, ट्रैफिक का जाम हो जाना, ये प्रॉब्लम हो जाना। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन है, ये रीजंस हैं, ठीक है, इस वजह से ये हम करना जा रहे हैं। लेकिन राइटर कहता है कि बेसिकली इसके अलावा तो सारी सप्लाई चल रही हैं। तो असल वजह ये थी कि इनको ये लग रहा था कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी कीमत थोड़ी है, तो लिहाजा इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो लोग हैं, जो नेपरा है और पीपीसी जो है जिसकी मैंने अभी बात की है, ये दोनों इसीलिए तो बनाई गई हैं कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करें। अगर बाहर से कोई कंपनी ऐसे करती है तो उसको प्लंटी डालें। तो इनको चाहिए था कि ये उनकी अकाउंटेबिलिटी करते, उनसे पूछते, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है उनसे भरते। लेकिन इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। ये खामोशी से इन्होंने जो सप्लायर थे उनको ना तो पेनलाइज किया, उनको प्लंटी भी नहीं डाली, उनको ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया, बल्कि उनको एक नया टेंडर दे दिया। एक नया टेंडर कोयले का उनको दे दिया सप्लाई करने के लिए। इट कंटिन्यूड सप्लाइंग कोल एंड वन एंड न्यू टेंडर एट ए हायर रेट। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ, क्या इससे नज़र ये आता है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वीक रेगुलेटर्स हैं। अब ये भी बेसिकली अदारे ही है ना, नेपरा और सीसीपीएजी। अब इनका किसी अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इनको चाहिए था कि अगर नुकसान हुआ तो उनसे भरते, लेकिन इन्होंने उनसे नुकसान नहीं भरा। ये जो एक्स्ट्रा है इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाल दिया कि ये ले लो, अब तुम लोग बिल में डाल दो, लोगों से ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। तो ये लोग तो बेचारे दे देंगे, लोगों को तो खुद समझ नहीं आता। इतना कम्प्लेक्स आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाया हुआ कि कौन से किस चीज़ के हैं कोई समझ ही नहीं आती। और इसको कम्प्लेक्स बनाने की रीज़न भी यही है कि जितना क्लियर होगा उतना फिर क्वेश्चन होंगे। तो इतने ज़्यादा आप लोग टैक्सेस इसी वजह से डालते हैं कि आप लोगों को खुद पता है कि हम लोग कितने गलत हैं। अब जहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब इसका और 215 मिलियन सिर्फ नुकसान नहीं होगा, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो क्या है? पब्लिक कंज्यूमर्स का जो लॉस है वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ और क्या होगा? अगर आप लोग जो सप्लायर हैं उनको कुछ नहीं कहते या इस तरह के काम, तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं। इससे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है वो फेल हो चुकी है, वो फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कंज्यूमर के ऊपर ये डाल देना, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है चीज़ कि जब भी कोई इस तरह का काम होता है कंज्यूमर्स के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि ये जो नेपरा है, सीपीपीएजी है, दे आर वॉच डॉग्स। बेसिकली ये तो देखने वाले हैं, ये तो मॉनिटर करने वाले हैं, लेकिन यही क्या कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस महंगी हो जाएगी, ठीक है, ये तो कंज्यूमर को नुकसान होगा। पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहेगा गवर्नेंस के ऊपर, पहले ही नहीं है। और उसके बाद एक और यही चीज़ आती है कि एलीट कैप्चर हो गई है हमारी चीज़ें। जो एलीट क्लास है वही कंट्रोल करती है, वही बेनिफिट्स लेती है। एंड पर जाकर मैं एक एग्जांपल और भी कोट करूँगा जहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये जो गलतियाँ किसकी हैं, गवर्नमेंट की, और भुगत कौन रहा है, अवाम। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस के अंदर लेकर जाए तो मार्केट की इनएफिशिएंसी हमें नज़र आती है।
ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको डिस्करेज करती है। एनर्जी की प्रोग्रेस है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वीकनेस किसकी हमारे सामने आती है, और रेगुलेटरी जो फ्लाज हैं वो भी हमारे साथ आते हैं। तो वे फॉरवर्ड में यही है कि नेपरा को और इसको मजबूत किया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इनकी की जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जब भी आप कोई परचेज करें, पावर परचेज, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसके ऊपर पूरा एक मैं भी डिस्कस करता हूँ आपको। और पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही जो है बेहतर होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या रहा जी, 250 मिलियन रुपीज़ का बर्डन लोगों के ऊपर डाल दिया, हालांकि ये सिस्टमेटिक फेलियर था, लोगों का इसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है ना। तो रेगुलेटर जो है जब वो कॉरपोरेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर ट्रस्ट मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है ना। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिनके अंदर ऑटोनमस हो, ट्रांसपेरेंट चीज़ें हों, पाकिस्तान पावर सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ये तो एक था ना, ये तो सिर्फ 215 मिलियन रुपीज़ का झटका लगाया है ना पाकिस्तानी अवाम को। इसके अलावा बड़े झटके हैं, जैसे कि मैं ये बात करूं, ये स्लाइड आपने बेटा गौर से पाल लेनी है। ये स्लाइड वो वाली स्लाइड है जो आपको जड़ जड़ बताएगी। आज से 35 साल पहले, 34 और 35 ईयर्स पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, किनके दरमियान, आईपीपीज के दरमियान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, कैपेसिटी परचेज अरेंजमेंट्स। अब इसमें क्या था, इसमें आपने यहां से पार्ट भी लिखना है। इसमें यह था कि समझ लें कि आज पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर की तबाही है उसकी जड़ रीजन ये एक एग्रीमेंट है। एक चीज, आज पाकिस्तान के अंदर अगर सोलर सिस्टम वालों को गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रही और गवर्नमेंट चाह रही है कि मुझसे ही बिजली ली जाए, उसकी वजह ये एक एग्रीमेंट है। ठीक है। सारी पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस की तबाही, एनर्जी क्राइसिस के रिजल्ट्स की ये एक एग्रीमेंट मेन वजह है। अब ये एग्रीमेंट है क्या? ये एग्रीमेंट सादा है कैपेसिटी परचेज अरेंजमेंट्स, मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। देखें बेटा, जो उड़ती उड़ती चीज़ें हैं ना वो तो सबको ही पता होती हैं, वो नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं जी। एनर्जी क्राइसिस क्यों है जी? लैंडलाइन लॉसेज हैं जी, चोरी हो जाती है जी बिजली, हमारे डैम्स जो है ना उनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, नए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। बेटा ये चीज़ें तो आम है, ये तो नोट्स में इधर उधर हर बंदा। असल बात क्या है भाई, असल बताओ ना, असल जड़ क्या है? असल जड़ है इनकी, मेरे से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, इनकी जो पावर में बैठे हैं इनकी बेवकूफ़ियाँ, इनकी अकल की जो रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, 250 मिलियन क्यों डाला? क्योंकि इनसे जो है मैनेज नहीं हो सका। तो इसी तरीके से इन्होंने ये वाले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए थे। अब ये क्या था? ये था कि आईपीपीस एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एक ए है, मैं ही कह लेता हूँ, मेरा ही नाम है जी, मैं अली हूँ, मेरे पास पैसा है, गवर्नमेंट मुझे कहती है बिजली बना दो, मैं कहता हूँ ठीक है मैं पावर प्लांट लगा देता हूँ। गवर्नमेंट कहती है लगा दो, मैं तुमसे खरीद लूँगी, मैं कहता हूँ ठीक है ओके जी, मैं लगाता हूँ पावर प्लांट। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ अब एग्रीमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है इस तरह से एग्रीमेंट होगा। मैं कहता हूँ देखें जी, मैं अगर फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट बिजली बनाता हूँ और आपको देता हूँ, एक साल बाद आप मुझे ये कहें कि मैं 500 यूनिट बिजली लूँगी, तो मैं 500 यूनिट किसको बेचूंगा? मेरी पावर प्लांट के ऊपर तो पैसा लग गया ना सारे का सारा, मेरी कैपेसिटी तो 1000 की है, तो मेरा 500 कहाँ जाएगा? मैं ऐसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मुझे श्योरिटी चाहिए कि मेरे से आप 1000 ही लेंगे, पूरी बिजली लेंगे। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटी परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें ये होगा कि मैं बिजली तुमसे 10 यूनिट लूँ, 100 यूनिट लूँ या 1000 यूनिट लूँ, मैं तुमको 1000 यूनिट के पैसे दूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना देता हूँ, आपने लेना है तो आप ले लेना। अच्छा जी, मैंने बिजली बनानी शुरू कर दी, गवर्नमेंट को 1000 यूनिट देता रहा, गवर्नमेंट बिजली 1000 यूनिट के मुझे पैसे देती रही, बात खत्म होगी, चलता रहा वक्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया और एनर्जी क्राइसिस भी आई और बड़ा कुछ हुआ। अब एनर्जी क्राइसिस में आने की एक रीज़न ये भी थी कि जनाबी अली गवर्नमेंट के कई प्लांट जो थे वो इनके अपने ही रिश्तेदारों के थे। आईपीपी कौन है? जैसे मैंने लगाई है तो मेरा कोई रिश्तेदार होगा पॉलिटिक्स के अंदर, कोई मिनिस्टर होगा, या मिनिस्टर ने ही मुझे पैसे दिए होंगे, या गवर्नमेंट के किसी मेन बंदे ने मुझे पैसे दिए होंगे, पोलिटिकल पार्टी वाले। तो पावर प्लांट लगा, नाम तेरा होगा, बैक पे प्रॉफिट मेरा ही है। ठीक है जी, लग गया। अब बीच में से कई पावर प्लांट ऐसे हैं जो 100 यूनिट दे रहे हैं लेकिन उनको बिजली 1000 यूनिट के पैसे गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसे देने वाला है वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, जिसने बिल पास करना है वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, लेकिन उसको पता है मुझे ही जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहे हैं, मुझे ही जा रहे हैं। उसका पावर प्लांट 10 यूनिट बना रहा है, उसको 1000 यूनिट के पैसे जा रहे हैं, तो बिजली महंगी होती जा रही है।
अच्छा, अब यहाँ तक तो चलता रहा, फिर आ गया सोलर। अब जैसे ही सोलर आया, दुनिया सोलर की तरफ चली गई। जब लोग सोलर की तरफ चले गए तो बिजली सेल होनी बंद हो गई, कम हो गई। जब सेल कम हो गई तो अब जो पावर प्लांट चल भी रहे थे, उनसे अगर कोई एक पावर प्लांट 500 यूनिट बना भी रहा है 1000 वाला, तो हम 500 ले ही नहीं रही गवर्नमेंट, क्योंकि लोग ही नहीं ले रहे आगे से। लोग कहते हैं महंगी होगी है, मैं सोलर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट ने अगर देने 1000 यूनिट के पैसे हैं और बिजली पीछे से 50 यूनिट मंगवानी है, क्यों? क्योंकि आगे सेल नहीं हो रही। और जब सेल नहीं हो रही, उसकी रीज़न है जी सोलर सिस्टम। लेकिन अब गवर्नमेंट को आगे से पैसे आने भी बंद हो गए, कम हो गए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? बिजली और महंगी कर दी। सोलर वालों की जो हो नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी। इस तरह के तमाशे शुरू कर दिए। अब इसकी जड़ में जब जाते हैं तो सिर्फ एक एग्रीमेंट था जिसने सारी तबाही मचाई हुई है, जिसने पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। करप्शन तो इन लोगों ने की, बड़ा पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया पढ़े लिखे तरीके के साथ, गवर्नमेंट के खजानों से पढ़े लिखे तरीके के साथ पैसा निकाला। लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? फैसलाबाद से हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नीचे आ गई। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री जो है वो समझ लें जान होती है उस मुल्क की। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएगा ना, डॉलर आएगा तो आप थोड़ा कुछ और कमा सकेंगे ना। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री लगाने के लिए आपको उस मुल्क में फैक्ट्री लगती है जहाँ पर लेबर सस्ती है, जहाँ पर एनर्जी सस्ती है। यहाँ पर एनर्जी महंगी हो गई तो उसके बाद लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। फैसलाबाद वालों ने बांग्लादेश ले गए, कई अपनी दुबई शिफ्ट कर ली, और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद होगी, और ये बड़े नुकसान फिर हमको हुए। जिस तरह मैंने आपको बताया ना अभी कि 250 मिलियन तो बेटा एक छोटा सा नुकसान है, लोग भर देंगे बेचारे, कोई बात नहीं, बांट बूंट के। लेकिन जो असल नुकसान है वो है एतमाद। किन का? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने आपके मुल्कों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना है और इंडस्ट्री लगानी है, उनको आपके ऊपर एतबार नहीं रहता। तो ये चीज़ें हैं कि छोटे छोटे एग्रीमेंट किस तरह से पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। और ये जब भी एग्रीमेंट करते हैं ना, ये मुल्क का फ़ायदा नहीं सोचते, ये अपना फ़ायदा सोचते हैं, और इनको फ़ायदा मिलता भी है। और यही वजह है कि ये लोग जो थे, जो किसी काबिल नहीं थे, अब अरबों खरबों के मालिक हैं। लेकिन क्या करें, अब सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन आपको पता तो कम से कम होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, ताकि जब ज़िंदगी में कभी आप उस स्टेज पे जाएं कि कुछ बदल सकें, तो आपको पता तो हो बदलना क्या है। जब पता ही नहीं होगा बदलना क्या है, तो आपको जितनी मर्जी सीट पर बैठा दें, आप बैठ के वहाँ पर क्या कर लेंगे? पता होगा तो कुछ करेंगे ना, तो पता लगाने के लिए ही आपको बता रहे हैं सारा कुछ। अब आ जाते हैं आप ऐसे की तरफ। अब यहाँ पर जो आपके ऐसे हैं, मैंने 2-4 साल के लिए हैं। अब इन ऐसों में से आपने एक चीज़ देखनी है, इन ऐसों के अंदर एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर एनर्जी की बात हुई हो। क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर एनर्जी महंगी हुई है ये एग्जाम्पल है। क्यों महंगी हुई है? रेगुलेटरी फेलियर। रेगुलेटरी फेलियर का मतलब है गवर्नेंस का फेलियर। तो बात असल में ये है कि ये जो ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस फेलियर। हम इसको गवर्नेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जैसे है गवर्नेंस क्राइसिस, रेगुलेटरी। अब ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपने खुद पढ़ना है। पता मैंने आपको मेन चीज़ दी है कि किस तरीके से एक ऐसे है, ये साल है, इस साल ये ऐसे आया है, ये ऐसे है, और ये ऐसे किस डिमेंशन में इनडायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आपको एनर्जी नज़र नहीं आएगी, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको नज़र क्या आएगी? यहाँ पर आपको नज़र आएगी अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर आपको नज़र आएगी ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर आपको नज़र आएगा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर आपको आएंगे इंस्टीट्यूशंस के फेलियर, यहाँ पर आपको नज़र आएगा गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें। कि ये जो एग्जाम्पल है एनर्जी वाली की, ये बताती है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अंदर गवर्नेंस नहीं है, रेगुलेटर फेलियर है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे बेटा? ये सारे एरिया से। अब ये इस स्लाइड को रोक लें, बेशक 15 मिनट इसके ऊपर अपना सर खपा लें, तो ताकि ऊपर जितनी बातें हुई हैं वो आपकी किसी काम की हो जाएंगी, वरना वो स्टोरी है, वो स्टोरी रह जाएगी और आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो खुद भी अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका हेट इन इंडिया। कोई बड़ी बात नहीं है, वही पुरानी बातें हैं, अल्फाज चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया, बाकी वही है। बात क्या है? बात सिंपल सी है ये वाली कि इंडिया के अंदर अब बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो इंडिया के अंदर जब भी इलेक्शन होता है तो फिर क्या होता है? फिर
भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट है और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मज़हब का कार्ड खेलती है। मज़हब के कार्ड में क्या करते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान को धमकियाँ लगाते हैं, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मुग़लों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। क्यों? ताकि लोग मज़हब के नाम पर इनको वोट दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ को जब हम इन्हीं चीज़ों को हम लोग पेपर के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं तो हम डेमोक्रेसी में ले जाते हैं, मुस्लिम राइट्स की बात करते हैं, मिनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो राइटर कहता है कि बिहार के अंदर इलेक्शन जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है, उसकी तैयारियां हैं। तो उसके साथ साथ हमें और क्या नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ फिर वही काम कि ईद मिलाद नबी थी, सेलिब्रेशंस थी, तो लोगों ने कहा आई लव मोहम्मद, इसके साइन बोर्ड्स लगाए। क्यों लगाए? कि कुछ अर्सा पहले जो है उन्होंने कहा था कि जो ये कहेगा उसको हम क्या करेंगे, सजा देंगे या वट जो भी करेंगे। तो लोगों ने वहाँ जनाब अली बकायदा उन्होंने कहा जी दे हमें सज़ा, हम यही कहेंगे, ठीक है। अब उससे क्या है कि ब्लैकआउट हो गया, क्रॉस द मल्टीपल अरेस्ट किया गया लोगों को, लोगों ने एहतजाज किया इसको लेकर, ठीक है, और उसको लोगों को अरेस्ट वगैरह भी किया गया। तो मतलब क्या है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है इंडिया के अंदर उसकी तरफ लोगों की तवज्जो हटाई की कराई गई। मेन मकसद होता है डिवाइड करना अटेंशन को, यही भारतीय जनता पार्टी करती है कि रिलीजन को इस्तेमाल करती है, पुअर गवर्नेंस जो काम इनसे हो कोई नहीं रहा तो उससे अटेंशन डिवाइड करने के लिए इस तरह के काम करती है। बहरहाल यूपी के अंदर जो उत्तराखंड है, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने ख़ास तौर पर आई लव मोहम्मद के नाम से। तो उनको इन्होंने क्या किया, अरेस्ट वगैरह किया, उनकी डिटेंशन की, सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस तरह की स्पीचेस चली, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो है वहाँ पर हुआ। तो ये करवाने का मकसद क्या है कि बस बिहार के अंदर इलेक्शन आ रहा है, लोग इस तरह से होंगे, लोगों की टेंशन उस तरफ चली जाएगी, उसके बाद स्पीचेस देंगे और ये सारा काम चलेगा। और स्पीचेस आ भी रही हैं, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से आ रही है, बाकियों की तरफ से आ रही है कि पाकिस्तान ने मई में जो किया उसका भी जवाब देना बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर इज़ कंटिन्यू एंड फलाना एंड टमकाना और पता नहीं क्या क्या। और इसका मेन मकसद यही है कि लोगों की अटेंशन जो है इस तरफ रहे कि नहीं, अभी हमने पाकिस्तान का इलाज करना है और हमें वोट जो है वो मिले। बाकी जो है इंडिया हेट लैब 2024 की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताता है कि केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं नफरत के, यानी कि इतने परसेंट जो स्पीच डायरेक्टेड एट मुस्लिम्स, यानी कि वक्त के साथ साथ इंडिया में नफरत बढ़ती जा रही है लोगों की एक दूसरे के दरमियान। टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से लिखा जा रहा है, जो वहाँ पर मुख्तलिफ हिस्ट्री के समझ लें कि जैसे मुग़लों के कोई हैं मोनोमेंट्स वगैरह हैं, उनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, फेस्टिवल्स को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जो है एजुकेशन के अंदर, मीडिया कल्चर के अंदर फैलाया जा रहा है। तो मोदी का यही है, मई के अंदर इंसिडेंट हुआ और मोदी जो है वो पॉलिटिक्स खेलता है पाकिस्तान और मुसलमानों के नाम से, तो वो दोबारा से कंटिन्यू है। तो ये बेसिकली इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ छोटा सा करके। तो इसमें वही यही है कि इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तो भारतीय जनता पार्टी आई कैसे है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उनकी, उसके तहत वो चलती है। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी यही कहती है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, अगर यहाँ पे रहना तो हिंदू बन के रहो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, मज़हब के नाम के ऊपर ये क्या करते हैं, मज़हब का कार्ड खेलते हैं। और मज़हब का कार्ड जो है ना बड़ा मजबूत है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये पूरी दुनिया में खेला जाता है, पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड। डोंट वरी, इन ईच मुस्लिम कंट्री, इन ईच नॉन मुस्लिम कंट्री, रिलीजन इज़ सो पावरफुल कि इसको खेला जाता है और लोग इसको खेल कर जीतते हुए हैं। पाकिस्तान में भी खेला जाता है, पाकिस्तान बनने से पहले भी खेला गया, पाकिस्तान के बनने के बाद भी खेला गया और अभी भी खेला जा रहा है। तो ये सारी दुनिया के अंदर ही खेला जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी खेला जाता है और उसमें वो क्या करते हैं, कामयाब भी होते हैं। आपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो मिनॉरिटी राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आप लोग डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, नेहरू ने भी यही कहा था, लेकिन अब जो है उसको सेकुलर नहीं रहने दिया जा रहा। डेमोक्रेसी की आप बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फाइनल थिंग बेटा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की जब भी बात हो आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, बेशक आप इसको लिख लें। नंबर 1 आपकी हिस्ट्री, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 आपका वाटर का इशू,
नंबर 4 टेररिज्म, ठीक है। ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपके रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनके बगैर इंडिया पाकिस्तान डिस्कस ही नहीं हो सकता, ठीक है। होप आपको समझ आ चुकी होगी। कच्छ फेस्टिवल की बात करता है, इसमें राइटर क्या कहता है? इसमें राइटर जो है बलूचिस्तान के अंदर समझने वो बताना चाहता है कि क्या हो रहा है। वैसे जो इसके अंदर जो है ना फेस्टिवल की बात करता है, और फेस्टिवल में ये कहता है कि कल्चरल रिजिलियंस एंड नेचुरल रिवाइवल इन बलूचिस्तान। बात क्या करता है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये बेटा बलूचिस्तान है, ठीक है। जिसका अगर आप मैप खोले इस तरीके से खोल जाता है। अब बलूचिस्तान के बारे में जब भी आपके जहन में क्या आता है, वहाँ पर टेररिज्म हो रहा है, वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, यही चीज़ें हैं ना ज़्यादातर। वहाँ पर मिलिटेंसी है, यही आपके जहन में आता है बलूचिस्तान को लेकर, कि वहाँ पर जो है बलोच सर्जेंट ग्रुप्स जो हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं, और जो है पीपीटी टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान वो एक्टिव है, उसको अलहदा करना चाहती हैं। यही चीज़ें आती हैं ना आपके जहन में। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, और इस तरह की लंबी स्टोरी, यानी कि आपके जहन में एक नेगेटिव सी चीज़ आती है कि वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। लेकिन राइटर यहाँ पर कहता है देखिए जी वो चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन अभी क्या हुआ है, वहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल हुआ है, रंगारंग तकारीब हुई हैं, वहाँ पर किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने किताबें खरीदी हैं। तो इससे क्या हमारे सामने आया? तो इससे वो कहता है एक पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने नहीं आई, और पॉजिटिव चीज़ ये थी कि बलूचिस्तान की जो यंग नेशन है, यंग बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। जो आप सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है। दे आर कम्पिटेंट, बस ठीक है उनके पास सहूलतें कम हैं, बट जो भी है वो बेहतरी चीज़ों को करना चाहते हैं, और ये इस फेस्टिवल के अंदर हमें नज़र आया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा किताबें सेल हुई, मतलब कि जो यूथ है वो पढ़ना चाहती है। सो दीज आर द थिंग्स जो राइटर जो कहता है कि एक और पर्सपेक्टिव हमारे सामने जो है बलूचिस्तान का सामने आया है। कहता है अब इसको लिखता वो कैसे है इन बातों को? वो कहता है कि बलूचिस्तान को यही कहा जाता है कि वायलेंस है, मिलिटेंसी है, डेप्रीवेशन, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर। इसके बावजूद वो कहता है वहाँ पर एक एजुकेशनल और कल्चरल एफर्ट हुई, ठीक है ना, कच्छ के अंदर, तुरबत के अंदर। तो वहाँ पर 22,000 लोग आए, बहुत सारा बुक्स जो है उन्होंने सेल्स हुई उसके अंदर, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल स्पिरिट वहाँ पर हमें सूबे की हमारे सामने आई। इस कल्चरल फेस्टिवल से मैसेज क्या मिला कि लोग जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट कर दिया, वायलेंस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और लोग जो है उन्होंने इस फेस्टिवल के अंदर प्रमोट किया रीडिंग को, डायलॉग को, सिविक इंगेजमेंट्स को। डॉक्टर अब्दुल मलिक बलूच ने कहा कि एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन, इसके ऊपर जो है उन्होंने जोर दिया। उसके साथ साथ वो कहता है कि इसी से जो है जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पीस होगा तो बेहतरी आएगी। कल्चरल इन डेवलपमेंट, इसका क्या रोल है? देखें जी, अब आ जाते हैं, ये बेसिकली आपका पेपर का पर्सपेक्टिव भी क्लियर करेगा। कल्चर एंड लिटरेसी फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फ्री एक्सप्रेशन जो है उसकी एक स्पेस पैदा करते हैं। देखिए वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए, किसी का एजुकेशन का बैकग्राउंड था, किसी का किसी चीज़ का बैकग्राउंड था, वहाँ पर आकर डायलॉग किए गए, वहाँ पर आकर स्पीचेस की गई, वहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कहता है इसी तरह के इनिशिएटिव क्वेटा और ग्वादर के अंदर भी जो है ग्रो हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो यूथ है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो इनकरेज हो रही है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, और प्रोविंसेस के अंदर जो है एक नैरेटिव जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, फ्रॉम कन्फ्लिक्ट टू क्रिएटिविटी। तो लोग क्रिएटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गए। द पाथ फॉरवर्ड के अंदर बात होती है, पाथ फॉरवर्ड के अंदर वो कहता है कि लिटरेसी फेस्टिवल जो हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी क्राइसिस को वो अकेले ख़त्म नहीं कर सकते लिटरेसी फेस्टिवल। हाँ, अगर स्टेट जो है वो पीस, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों को दे तो फिर क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो बलोच यूथ है वो रीबिल्ड कर सकती है अपने प्रोविंस को। बहरहाल कल्चर की एम्पावरमेंट जो है उसका मतलब है इक्वल एम्पावरिंग पीस एंड प्रोग्रेस। तो कंक्लूड इसको कर देते हैं। तो वो कहता है कि जो कल्चरल ये फेस्टिवल हुआ है इसके अंदर बुक रीडिंग और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे सामने आई है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसके साथ ये वक्त के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज जो है वो वहाँ पर बलोच जो यूथ है उसके लिए डेवलप करेंगी, और वो फ्यूचर की तरफ उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। ये इसका पेपर पर्सपेक्टिव है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है खुद से कि किस तरीके से ऐसे के अंदर ये चीज़ें जो है कल्चर, कल्चरल फेस्टिवल्स, लर्निंग, ये सारी की सारी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी ओपिनियन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।